आमतौर से इल्कोविक इक्वेशन के जो है सिंपल ही होते हैं, लेकिन फिर भी इल्कोविक इक्वेशन का मैं न्यूमेरिकल चले मैं एक आपको बना देता हूँ, फिर आपसे शेयर भी कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। पहले तो एक मैं अ, थोड़ा सा आप तवक्कुफ करें, तो मैं इसको न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करता हूँ इसकी। अच्छा जी, इस दौरान जब तक कि इल्कोविक का मैं न्यूमेरिकल ढूंढता हूँ, अ, उस दौरान और सवाल भी ले लेते हैं। एक सवाल है इकरा सोहराब का, लिमिटिंग करंट फॉर 1.5। ये इल्कोविक इक्वेशन का भी करते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल मिलता है वो कराते हैं। लिमिटिंग करंट फॉर 1.5 मिली एम्पियर सॉल्यूशन ऑफ एन एनाइन इज 150 मिली एम्पियर। व्हाट विल बी द चेंज इन लिमिटिंग करंट एंड बल्क कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इफ सरफेस एरिया ऑफ द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज डबल। अच्छा जी, ये तो आसान सा जो है रीजन है। इस रीजन में पूछा गया है कि लिमिटिंग करंट 1.5 मिली एम्पियर है एनाइन के लिए, और वन ऑफ एनाइन इज 150 मिली एम्पियर। अच्छा, ये तो समझ में नहीं आ रहा, लिमिटिंग करंट फॉर 1.5 एम ए सोल्यूशन, 1.5 मोलर सोल्यूशन होगा या मिली मोलर सोल्यूशन होगा, इसको यूं चेंज कर दें, ठीक है। या मैं इसको दोबारा से इसको रीटाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में, तो आप उसको फिर देख लीजिए। ये जो इकरा सोहराब ने चैट बॉक्स में एक सवाल पूछा है ना, मैं इसको जरा सा यूनिट सही कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 पीपीएम है, अच्छा अच्छा, चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ, 1.5 पीपीएम। ओके जी जनाब, ये मैंने भी इसको चैट बॉक्स में डाल दिया, आप लोग सब देख सकते हैं। लिमिटिंग करंट फॉर 1.5 ppm solution of aniline is 150 milliampere. What will be the change in limiting current and bulk concentration of aniline if surface area of indicator electrode is doubled होगा, ठीक है। ये डबल नहीं होगा, डबल्ड होगा, स्पेलिंग में जरा मसला है, चलें खैर। तो ये तो बहुत आसान है, 1.5 ppm कंसंट्रेशन तो फिक्स है, करंट 150 मिली एम्पियर है। तो हमने पढ़ा ना, आई लिमिटिंग करंट इज एन एफ ए डी अपॉन डेल्टा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बल्क। तो एन एफ ए क्या एरिया है, एरिया डबल होगा तो आपको क्या ख्याल है, करंट भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना। तो एरिया के डबल होने से करंट डबल हो जाएगा, इसका ये आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर पूछा है कि लिमिटिंग करंट पर क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन लिमिटिंग करंट ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ डीएमई। डीएमई का साइज नहीं बढ़ता, ड्रॉप का साइज बढ़ता है। तो ड्रॉप साइज बढ़ाने से लिमिटिंग करंट जो है वो बढ़ जाना चाहिए बिल्कुल। अगर हम ड्रॉप साइज ज्यादा ले लेंगे, यानी पहले हम रन कर रहे थे कम ड्रॉप साइज के साथ, और दोबारा हम जो है वो रन करेंगे ज्यादा ड्रॉप साइज के साथ, तो बड़े ड्रॉप साइज के साथ, यानी हम ड्रॉप टाइम बढ़ा दें या ड्रॉप साइज बढ़ा दें, दोनों बातें मिलती जुलती है, तो हमें जो है जो वैल्यू मिलेगी वो क्या कहना चाहिए, ज्यादा मिलेगी, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जरा सवाल को भी सही कर देता हूँ और जवाब भी साथ लिख देता हूँ। मेरा पहला पेपर एना का ही है। मुझे अभी तक इल्म नहीं है। मैंने तकरीबन देखा है कि पहले पेपर एना का ही हुआ करता है, इसी सीक्वेंस से होता है एना इनऑर्गेनिक, क्योंकि कोर्स नंबर का सीक्वेंस चलता है ना। तो आपका 512, फिर 522, ये नंबर 1 जो है ये एना के लिए होता है, नंबर 2 जो है वो मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियल के लिए होता है, नंबर 3 इनऑर्गेनिक के लिए, नंबर 4 ऑर्गेनिक के लिए, और नंबर 5 फिजिकल के लिए। तो कोर्स नंबर के हिसाब से ही होते हैं, तो उम्मीद तो यही है कि वो तभी यही आया है कि पहला जो है वो हो जाएगा एना का, ठीक। अच्छा जो लिमिटिंग करंट जो है, यस लिमिटिंग, ये जवाब भी दे दिया। अच्छा जी, इक्वली इक्वेशन का मैं तलाश कर रहा था। कोई नंबर का मुझे अगर ऑनलाइन मिल जाता है। जी, कोई और सवाल पूछना हो इस दौरान पूछ सकते हैं आप लोग।
एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर न्यूमेरिकल में हमें सैम्पल में 0.5 से स्टार्ट है सैम्पल, और जी अगर उसकी न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है, उसमें हमें ये भी बताया हुआ है कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट भी 10 ml मौजूद है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिल्वर सिल्वर क्लोराइड, मतलब सब कुछ। तो जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू दी हुई है 10 ml और जो सैंपल की वैल्यू है 2.5, जब हम डाइल्यूशन फैक्टर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके हम वहाँ ऐड करेंगे। जी। जब आपको डायरेक्शन फैक्टर अगर अप्लाई करना पड़ गया तो आपको ये जी। करना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ न्यूमेरिकल में कि जनाब इतने एमएल आपने सैंपल का लिया और उसमें 50 ml सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डाला, इतने एमएल से मुराद आपने 5 ml सैंपल का लिया, 50 ml सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डाला, बाकी चीज़ें भी वैसे ही जी। डाल दी। तो और सैंपल में भी ऐसे ही किया कि 5 ml सैंपल का लिया और बाकी चीज़ें उतनी ही डाल दी जितनी कि स्टैंडर्ड में डाली थी। तो फिर कोई डाइल्यूशन फैक्टर लगाने की दोनों में जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड की स्टॉक की कंसंट्रेशन है वो रखेंगे तो आपको जी। डायरेक्ट सैंपल की स्टॉक की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। जो जो कि न्यूमेरिकल 3 दिए थे उसमें पहले न्यूमेरिकल में किया आपने, ठीक है। लेकिन अगर ये दिया हुआ है कि सॉलिड डाला है, ठीक है, तो भी डायरेक्शन फैक्टर नहीं लगता आमतौर से। मसलन स्टैंडर्ड सॉलिड डाल दिया गया, ऐसा अक्सर हो जाता है कि न्यूमेरिकल दिया आपको स्टैंडर्ड एडिशन मेथड का, मिसाल के तौर पर कि जी जी। सैंपल रन किया, सैंपल की रीडिंग रीडिंग आ गई और उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड ऐड कर दिया, लेकिन वो सॉलिड, सॉलिड ऐड करने में वॉल्यूम करेक्शन नहीं करते क्योंकि सॉलिड ऐड करने में वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, ना होने के बराबर करता है, इसको नहीं किया। लेकिन सर इसमें सॉलिड तो नहीं लिखा हुआ और एमएल में ही मतलब डाला गया है। जी। तो ठीक है, एमएल में डाला गया है तो इसका डायरेक्शन फैक्टर लगाना होगा। अगर उतने ही एमएल डाले हैं जितने एमएल जो है वो उसके हैं, क्या नाम है आपका, स्टैंडर्ड के हैं, तो डायरेक्शन फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते जी। हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको डायरेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, मुझे जी एक सर। वेबसाइट मिली है जिसमें उन्होंने एल्कोविक इक्वेशन की कैलकुलेशंस को डिस्कस किया है, तो मैं वो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ और न्यूमेरिकल हम साथ के साथ उस पर बना देते हैं। मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ताकि एल्कोविक इक्वेशन का मसला हल हो जाए, फिर बाकी सवाल भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी। तो आई एम गोइंग टू शेयर। जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, एल्कोविक इक्वेशन की एक वेबसाइट है, calctool.org। तो इस वेबसाइट पे हम ये इल्कोविक इक्वेशन दी हुई है इसमें, ठीक है। और इसमें नीचे मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, ठीक। तो जैसे डिफ्यूजन करंट है ये मालूम करना है वो क्या होगा, और डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। एक न्यूमेरिकल हम बना लेते हैं। फर्ज करें 5 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर डिफ्यूजन करंट आया और रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं जो चेंज हो रहे हैं, और कंसंट्रेशन हमें मिली मोलर में दी हुई है 4.6 मिली मोलर, और जो मरकरी का मास फ्लो है वो 0.5 या 0.25 मिलीग्राम पर सेकेंड है, और ड्रॉप टाइम जो है वो 0.12 सेकेंड है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट किया, देखें ये इनके पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट आ गया। अब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। कांस्टेंट क्या है, वो नंबर है ना, 607 या 708 वो नंबर था। तो आमतौर से न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं, बस यहाँ जो फर्क है ना, देखिए अब ये न्यूमेरिकल में ये देखिए मैंने ड्रॉप किया, करंट मुख्तलिफ है, एम्पियर, नैनो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। तो आपको इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, तो माइक्रो एम्पियर होगा ना, तो माइक्रो को हम कर देंगे क्या, आप ये वैल्यूज नोट डाउन कर लें अपने पास, ठीक है। या आप कहें तो मैं इसको स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ और ये स्क्रीन शॉट आपको मैं क्लास रूम पे भी डाल देता हूँ, चले, ताकि आपको वहाँ इसको एज अ न्यूमेरिकल डील कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपको जो है अ, यानी एक न्यूमेरिकल की शक्ल बन रही है आपके पास कि आपको डिवीजन कोएफिशिएंट मालूम करना है, ठीक है। और आप जो है इसको इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ सॉफ्टवेयर है ना ये, तो आपको जो यूँ करना होगा कि आप इसे क्या कहना चाहिए, आप जो है मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको सेव कर लूँ, टेक सम टाइम।
जब पढ़ते थे तो सुनते थे कि कंप्यूटर फास्ट होता है, डम्ब नहीं होता है, लेकिन ये अब फास्ट भी नहीं रहा, स्लो ही हो गया हमारे हिसाब से, तो हम फास्ट हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा जी। सर ये बता दें इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आइकोविक का, 708 वाला या 607 वाला? इसमें इसमें ये तो न्यूमेरिकल इसमें तो दिया हुआ नहीं है इन्होंने। आप एक काम कर लीजिएगा ना, इसको बैक कैलकुलेट करके आप लोग इसको देखिएगा कि ये इन्होंने कौन सा यूज किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक कैलकुलेट कर लीजिएगा और इन्होंने क्या किया हुआ है ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक। जी मैं बस आपसे अभी शेयर करने लगा हूँ, शेयर तो नहीं करूंगा, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। सेंड इसलिए करना चाह रहा हूँ, भूल ना जाऊँ बाद में, ताकि अभी हो जाए तो अच्छा है। ओके। अच्छा जी, मैंने अपलोड कर दिया है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये आपके ये हो गया और ये मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों को क्लासरूम पे ये मिल जाएगा जो अभी हमने किया। अच्छा, अब दोबारा हम इसी पे आते हैं जो हम शेयर कर रहे हैं। तो इस इलकोविक इक्वेशन में आप ये जो पूछ रहे हैं कि कौन सा यूज की गई है, तो अब इसमें तो नहीं कोई बात वाजे हो रही कि इसमें कौन सी यूज की गई है, क्योंकि उन्होंने खाली कांस्टेंट लिख दिया है। ठीक, तो आप एक काम कर सकते हैं, आंसर आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, आंसर आपके सामने है, तो इस मामले में आप इस आंसर को लिख दीजिए, यानी डिफ्यूजन कोफिशिएंट को, और टी की वैल्यू जो है ड्रॉप टाइम है, मास फ्लो एम होता है, ये लिख दीजिए और सी लिख दीजिए और एन डाल दीजिए, तो कांस्टेंट आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अगर आपसे फर्ज कर लें ये सवाल यूं आ गया कि इसमें सब डेटा मौजूद है और ये पूछा गया है कि इसका कांस्टेंट क्या है, इसमें क्या यूज किया गया है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में अलबत्ता ये होता है कि ये दिया जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा यूज किया जाए, एवरेज वाला, एवरेज यूज करना है, या टॉप टॉप वाला जो होता है पीक जिसे कहते हैं वो यूज करना है। ये गिवन होता है आमतौर से, ना गिवन होता है एवरेज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है। अब इसके दूसरे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं मजीद, वो ये है कि आपको स्टैंडर्ड दिया गया और उसकी कंसल्टेशन दी गई सी, और आपसे कहा गया कि जी लिमिटिंग करंट जो है वो उसका ये है, और ड्रॉप टाइम वगैरह बता दिया गया आपको, और एन नहीं बताया, एन नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे जी, और ये भी बता देंगे जी पीक करंट्स नोट किए गए। तो आप इस इलकोविक इक्वेशन को यूज करेंगे जो लिखी हुई है, फिर एन मालूम कर लेंगे। एन मालूम हो गया आपसे, तो हो सकता है आपको सवाल में एन पूछा गया हो सकता है ना पूछा गया हो। जब आपको एन मालूम हो गया, अब सैंपल का लिमिटिंग करंट दिया हुआ है और उसकी कंसंट्रेशन पूछी गई है, लेकिन उसमें भी एन चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, दोबारा इसी इक्वेशन को लिखेंगे और इस दफा एन जो आप मालूम कर चुके हैं स्टैंडर्ड वाले केस में वो डाल देंगे। ठीक है ना, एन हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है, कोई भी चीज अननोन की जा सकती है। ठीक है, तो वो आप स्टैंडर्ड से मालूम करके इसमें पुट कर देंगे, सेकेंड टाइम आपका काम हो जाएगा। दूसरा अंदाज भी इसको करने का है कि आप इस इक्वेशन को दो बार लिखें, फॉर स्टैंडर्ड फॉर सैंपल, और दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें, तो आई यू अपॉन आई के हो जाएगा, वो इज इक्वल टू, और जो आपस में कांस्टेंट आपको गिवन है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, जो गिवन नहीं है वो रह जाएगा। ठीक है, तो वो आप मालूम कर सकते हैं। तो यानी दो तरीके हो सकते हैं इसके कैलकुलेट करने के। ठीक, अच्छा जी, मेरे ख्याल में इक्वेशन की बात मुकम्मल हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके सामने मैंने वेबसाइट भी दिखा दी है, इसका लिंक भी मौजूद है, तो आप उसमें जो है उसको देखकर मजीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, और कोई सवाल? चैट बॉक्स में कुछ सवाल नजर आ रहे हैं कि नवीद अली अब्बासी, नहीं सिदुरा कंवल ने पूछा है कि, नहीं नहीं, इससे ऊपर भी सवाल आता है, एक मिनट। अवेश मलिक एग्जाम से रिलेटेड कोई डेट, डेट तो आप पता चल जाएगा आज ही इंशाल्लाह, उम्मीद है पता चल जाएगा। अच्छा जी, नेहा अब्दुल मतीन पूछ रही है, अगर सपोर्टिंग इंटरनेट की वैल्यू गिवन हो तो क्या उसे भी डायरेक्शन में ऐड करेंगे? जी बताया गया है कि बिल्कुल ऐड, अगर
अगर सैंपल स्टैंडर्ड दोनों में सेम है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है और आपको डाइल्यूशन फैक्टर लगाना है तो उसको यूज करना पड़ेगा। लिमिटिंग करंट पे क्या इफेक्ट होगा टीएमए की साइज बढ़ाने पे, ये बता दिया गया आपको, ये बढ़ जाएगा। अच्छा जी, सिद्रा कमल पूछ रही है सर वोल्टामेट्रिक सेल में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अच्छा जी, बात ये है कि ऑक्सीडेशन पॉजिटिव पोटेंशियल पे होती है और रिडक्शन नेगेटिव पोटेंशियल पे होती है। अगर तो पोटेंशियल दिया गया तो ही पता चल जाएगा, बहुत आसान है। और अगर पोटेंशियल नहीं दिया गया, पोटेंशियल अननोन रखा गया, ताकि किसी फिक्स पोटेंशियल पे काम किया गया है, तो करंट से पता चलेगा कि करंट की वैल्यू क्या होती है। पॉजिटिव होती है रिडक्शन के केस में, नेगेटिव होती है ऑक्सीडेशन के केस में। ठीक है, इससे पता चल सकता है। और ये भी नहीं बताया गया तो फिर नहीं पता चल सकता। अच्छा जी, नूरुल एन करंट इंक्रीज व्हेन इंक्रीजिंग ड्रॉप साइज, इन्होंने जवाब दिया जी, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टूडेंट को ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, कर लिया। अच्छा जी, इकरा सौराब ने पूछा है दोबारा एक सवाल, सर आज सर एक क्वेश्चन में स्लोप दिया है 4.92 माइक्रो एम्पियर पर मिलीमोलर, टाइम 4.29, मर्करी फ्लो रेट 1.46 और डिफ्यूजन करंट मालूम करना है। फॉर्मूला तो यही लगेगा, ये कैसे सॉल्व होगा, करंट और कंसंट्रेशन समझ नहीं आ रहे हैं, कैसे रखें। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये वही मसला है जो कैलकुलेटर वाला मसला है ना। तो अच्छा, वो एक होता था डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो ये डिप्लोमा इन कैलकुलेटर साइंस बन जाएगा। ये इसमें ऐसा होता है कि जब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं ना साइंटिफिक, तो उसमें एक तो होती है एक्स की पावर एन, इस तरह से दी हुई होती है, और एक होती है कि पावर 1/x, और यह अक्सर शिफ्ट के बटन के साथ यूज होता है। तो आप जो वैल्यू है ना, जैसे आपने किसी भी वैल्यू का 1/5 पावर लेनी है, तो आप 1/5 पावर ये लिख सकते हैं वैल्यू टाइप की, फिर शिफ्ट के साथ वो बटन प्रेस करेंगे जिसमें पावर में 1/x लिखा होगा। तो वो पावर में 1/, अब जो आपने फिफ्थ रूट लेना है 1/5 पावर लेनी है, तो 1/, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, बस आप 5 रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है जी, पूछ रही है सर करंट एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू एक ही में दिया है। अच्छा, इस सवाल में स्लोप दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये सवाल बहुत आसान है। इसका मतलब ये है, ये जो वैल्यू दी हुई है 4.92, बेसिकली ये आई अपॉन सी की वैल्यू दी हुई है, बस इसकी जगह ये लिख देंगे आप, आई अपॉन सी। तो पूछा क्या है, पूछा क्या है, पता नहीं क्या पूछा है, तो बताया नहीं कि पूछा क्या है। बहरहाल ये जो इलकोविक इक्वेशन है चैट बॉक्स में नजर आ रही है, इस इलकोविक इक्वेशन में आई अप आई के नीचे से सी ले आए, जो सी मल्टीप्लाई हो रहा है ना दूसरी साइड, वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो आई अपॉन सी की वैल्यू दी हुई है 4.92। ठीक है, अच्छा, चाहे तो इसको सही कर लें, 4.92 को माइक्रो एम्पियर को 10⁻⁻6 कर दें, मिली मोलर को 10 मिली को 10⁻³ कर दें, तो जो नंबर आएगा वो आई अपॉन सी की वैल्यू होगी। बाकी 708 है, एन नहीं दिया वहाँ, और शायद एन मालूम करना हो, डी मालूम हो, डी रख देंगे, और एम रख देंगे, टी रख देंगे, तो हमारे पास जो भी चीज़ मालूम करनी है एन या टी जो भी है, ये पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल दिया इसके अंदर बेसिकली 4.92 जो है, ये आपका आई अपॉन सी, करंट अपॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू है। इसकी यूनिट से भी नजर आ रहा है, ये इसकी वैल्यू दी। ठीक, अच्छा जी, और कोई बात पूछनी हो पूछ लीजिए, फिर से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, आप चैट बॉक्स में ये प्रॉब्लम देख लें कि 4.92 माइक्रो एम्पियर पर मिली मोलर लिखा हुआ है, ये इसका यूनिट बता रहा है कि करंट अपॉन कंसंट्रेशन क्या ये वैल्यू है, और इक्वेशन क्या है, वो I इज इक्वल टू 708 एन डी पावर हाफ एम पावर 2/3 टी पावर 1/6 सी है। तो ये सी क्योंकि इज इक्वल टू के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो आई के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आई अपॉन सी की वैल्यू हो जाएगी। आई अपॉन सी की वैल्यू 4.92 दी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आई अपॉन सी हो जाएगा, उसकी जगह 4.92 लिख देंगे, और बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो वैल्यूज मालूम करनी है वो मालूम हो जाएगी। बस आसान सी बात है। बस थोड़ी सी चीज क्या है कि इसमें
आपको आई अपॉन सी दिया हुआ है, बजाय आई लेने के सी लेने का रहता रहता है। अच्छा जी, महानूर सैयद पूछ रही है, सर आप जो कह रहे हैं कि यूनिट कन्वर्ट करके वैल्यूज पुट होगी एल्गोरिथम में, तो उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल करा दीजिएगा। अच्छा, उससे न्यूमेरिकल रिलेटेड करा दिया जाए। चलें फिर यही न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो इन्होंने दिया है। अब ये न्यूमेरिकल आधा उर्दू में है, आधा अंग्रेजी में है। मैं इस न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की शक्ल दे देता हूँ और फिर आपको करा देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं रीटाइप कर लूँ। अच्छा जी, और कोई जब बात पूछनी हो, ये इकरा सोराब ने सवाल पूछा था, मैं इसको दोबारा करा देता हूँ जी। स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन मैंने अभी शेयर भी नहीं की थी कोई। जी सर। अच्छा जी, और कोई सवाल इस दौरान पूछना चाहें? मैं ये जो एक्सक्यूज मी जी सर। सर। जी जी जी, कोई एक पूछ ले पहले, नाजिश पूछ ले पहले, फिर भानु पूछ। सर अभी जो आपने बताया था सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, आप कह रहे थे ना कि अगर स्टैंडर्ड में भी वही सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर हम डाइल्यूशन फैक्टर अप्लाई नहीं करेंगे, हाँ, वही से मुराद वही सपोर्टिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, सेम। उसी वॉल्यूम का, ठीक है ना। सर ये एक चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है, वो ये कि जो सैंपल है उसमें ऐड किया गया है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, और फिर जो स्टैंडर्ड है मतलब 5.0 स्टैंडर्ड जो है वो उसी सॉल्यूशन में मतलब ऐड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्शन मीटर लगाएंगे। डाइल्यूशन फैक्टर में ऐड करेंगे 10 ml को, बिल्कुल जो कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐड करें, ठीक है ना। ये होगा इंशाल्लाह, ऐड होगा इसके अंदर, ठीक। अच्छा, और मैं जी, और कोई सवाल पूछ रहे थे ना, कौन पूछ सर रहा था? आपने आपने कहा था कि स्ट्रिपिंग एनालिसिस वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं आएंगे, आपने जी कल जी ये कहा जी था। जी, तो बिल्कुल। सर इसमें क्या फ़र्क है, जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसमें जो है सेम डेटा देते कोई हुए? फर्क नहीं है। असल में मसला ये होता है कि लोग बस एतराज कर देते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है स्ट्रिपिंग में और उसमें। सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रिपिंग होती क्या, चलिए आपको बता दूं। स्ट्रिपिंग एनालिसिस ना बहुत ही ज्यादा कम कंसंट्रेशन हो तो कराते हैं, और करते क्या है, जी सिंपल सी बात, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप दूसरे न्यूमेरिकल में कंफ्यूज ना हो। इसमें कोई खास फर्क नहीं होता। करते क्या है कि हम आमतौर से ये करते हैं ना कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो एनालाइट सोल्यूशन में से आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आ रहा होता है और लिमिटिंग करंट बन रहा होता है। सारा एनालाइट जी पूरा रिडॉक्सेशन नहीं करता, लेकिन इसमें क्या करते हैं, क्योंकि एनालाइट है ही बहुत कम, तो हम क्या करते हैं, इसको हाई पोटेंशियल दे देते हैं। हाई पोटेंशियल जब हम दे देते हैं, इस सूरत हाल में होता क्या है कि ये जो आपका एनालाइट है, वो क्योंकि हाई पोटेंशियल दिया जा चुका है, लिहाजा वो एनालाइट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर, रिड्यूस होकर या ऑक्साइड होकर। तो इसे हम कहते हैं जी, हमने डिपोजिशन का स्टेप, दो